11 सितंबर 2018 न्यूयॉर्क के आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ घनघोर बारिश हो रही थी। इसी बीच दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ एक जहाज शहर के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा था। 15 घंटे के इस थका देने वाले सफर में एक के बाद एक जहाज के कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खराब हो चुके थे। ईंधन भी पूरे होने की कगार पर था। तभी एक और परेशानी इस जहाज के दरवाजे पर दस्तक देती है और वो था फ्लाइट का ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम खराब हो जाना। इट मींस अब पायलट को खुद मैनुअल लैंडिंग करनी थी, मगर बादलों के बीच घने अंधेरे में रनवे का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। तो क्या ये जहाज तुक्के पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाएगा या फिर इसमें सवार 357 यात्रियों की जान चली जाएगी? ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। लेकिन शुरू करने से पहले न्यू व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 सितंबर 2018 के दिन न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शरद की गर्म रात थी। टूरिस्ट से लेकर स्टूडेंट्स तक 342 पैसेंजर्स एयर इंडिया 101 फ्लाइट में सवार होने के लिए रेडी थे। ये फ्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक का सफर पोलार रूट से होते हुए करने वाली थी और इसके रास्ते में पाकिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे देश आने वाले थे। कुल मिलाकर फ्लाइट 101 को अगले 15 घंटों में 12,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। अब वैसे तो एक फ्लाइट उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है, लेकिन लंबे सफर की वजह से इस सफर में 2 सपोर्टिंग पायलट्स को भी असाइन किया गया था। जहाज की कमान 49 वर्षीय कमांडर रुस्तम पालिया के हाथ में थी, जिन्हें 3,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। कॉकपिट में उनके साथ कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन GS भट्टी मौजूद थे। रात के करीब 1 बजे मेंटेनेंस क्रू ने पायलट को बताया कि फ्लाइट में APU यानी ऑक्स पावर यूनिट खराब हो चुका है। दरअसल कई एयरक्राफ्ट में जब मेन इंजन खराब हो जाते हैं तो APU उसे थोड़ी बहुत पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्लाइट 101 एक बोइंग 77ER जहाज था जिसमें APU उतना क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं माना जाता। इसलिए कैप्टन ने इसे नॉन क्रिटिकल इशू कहते हुए मेंटेनेंस क्रू को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। साथ ही कहा कि फ्लाइट में 800 किलोग्राम एडिशनल फ्यूल भर दीजिए, क्योंकि अमेरिका के खराब मौसम की वजह से हमें दूसरे एयरपोर्ट भी जाना पड़ सकता है। और ये शायद कैप्टन रुस्तम का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इनके सफर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उधर सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में ऑन बोर्ड हो चुके थे और करीब 1 घंटा लेट होने के बाद ये फ्लाइट रात के करीब 3 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेती है, जिसके 40 मिनट बाद जब प्लेन के एयर स्पेस में 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसके 40 मिनट बाद जब प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब पहली मुसीबत कॉकपिट के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरअसल कॉकपिट की मेन डिस्प्ले में एक वार्निंग शो होती है जिसमें लिखा था सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। दरअसल जैसे एक समुद्र जहाज में रडार टेक्नोलॉजी होती है जो माइक्रोवेव्स को नीचे भेजकर वापस आने का टाइम कैलकुलेट करती है ताकि पता चले कि समुद्र की सतह या कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक वैसे रेडियो अल्टीमीटर भी ऐसी ही वेव्स भेजकर प्लेन के एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करता है, जिसके लिए इन कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो अल्टीमीटर लगे होते हैं। मगर उस रात फ्लाइट 101 के 2 रेडियो अल्टीमीटर बिगड़ चुके थे और सिर्फ एक ही काम कर रहा था, जो काफी चिंता की बात थी, क्योंकि अब ये 2 अल्टीमीटर्स की रीडिंग्स को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन पायलट्स के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले 10 घंटे तक फ्लाइट बेहतरीन तरीके से अपने सफर को तय करती है, लेकिन फिर जब ये जहाज अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था तब इसमें दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आई। दरअसल फ्लाइट का TCAS यानी ट्रैफिक अवॉइडेंस एंड कोलिजन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये सिस्टम रडार टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आसपास मौजूद एयरप्लेन्स को ट्रैक करता है ताकि कभी 2 फ्लाइट्स में मिड एयर कोलिशन ना हो। पायलट्स को ये फिक्र थी कि प्लेन में कोई बड़ा फॉल्ट तो नहीं है, शायद इसी वजह से सभी सिस्टम एक के बाद एक खराब हो रहे हैं, लेकिन कॉकपिट में बैठकर इसका पता लगाना नामुमकिन था। फिर 3 घंटों के बाद ये फ्लाइट न्यूयॉर्क के एयर स्पेस में एंटर हो जाती है। उस वक्त वहाँ के सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन वहाँ का मौसम हवाई उड़ान के पक्ष में नहीं था। आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी। खैर पायलट न्यूयॉर्क ATC से कांटेक्ट करते हैं और रनवे 04 के लिए क्लियरेंस मांगते हैं, जो उन्हें तुरंत दे दिया जाता है। जिसके बाद पायलट फ्लाइट 101 को गाइड करने के लिए ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सिस्टम भी फेल हो चुका है। अब चारों पायलट्स के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि ILS लैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये रनवे से निकलने वाले सोशल रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करके पायलट को एल्टीट्यूड और डायरेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट जानकारियां देता है, ताकि लो विजिबिलिटी में भी सेफ लैंडिंग की जा सके। लेकिन पायलट्स के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। अगले 10 घंटे तक फ्लाइट बेहतरीन तरीके से अपने सफर को तय करती है, लेकिन फिर जब ये जहाज अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था तब इसमें दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आई।
ऐसे में पायलट एलनेव और वीनेस सिस्टम की मदद से मैनुअल लैंडिंग करने का डिसीजन लेते हैं, जो कि जीपीएस की मदद से लैंडिंग करने में मदद करता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी आईएलएस के मुकाबले काफी कम होती है, इसलिए पायलट्स को अपनी आंखों से रनवे देखना काफी जरूरी होता है। रनवे के पास पहुंचते ही पायलट लैंडिंग गियर इनिशिएट करते हैं, मगर तभी स्क्रीन पर एक और इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसमें लिखा था कि लैंडिंग गियर ठीक से नहीं खुल पा रहा, जिससे चारों पायलट्स के दिल की धड़कन बढ़ गई। मगर फिर चेक करने पर पता चला कि ये एक फॉल्स अलार्म था। लेकिन इस हड़बड़ी में पायलट प्लेन को रनवे से अलाइन करने में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें एंड मोमेंट पर लैंडिंग अबॉर्ट करके फिर एक चक्कर लगाने के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान फ्लाइट के एक फर्स्ट ऑफिसर ने एक और प्रॉब्लम नोटिस की थी। दरअसल आईएलएस जब एक्टिवेट होता है तो पायलट को रनवे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आईएलएस काम ना करे तो कम से कम 600 फीट की ऊंचाई से रनवे देखना जरूरी होता है। रनवे देखने की इस टर्म को क्लाउड सीलिंग कहते हैं, मगर उस सुबह जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की क्लाउड सीलिंग सिर्फ 200 फीट आकी गई, यानी फ्लाइट के 200 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद ही पायलट को रनवे दिख सकता था, और ये हाइट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर इतने नीचे आने के बाद फ्लाइट रनवे से गलत अलाइन हो गई तो इसे फिर से उड़ाना भी मुश्किल हो जाता है, और फ्यूल भी खत्म होने की कगार पर था। यानी पायलट 4-5 चक्कर यानी कि गो अराउंड करते हुए मल्टीपल लैंडिंग अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कुल मिलाकर फ्लाइट पर क्रैश लैंडिंग होने का खतरा मंडरा रहा था। तभी पायलट के पूछने पर एटीसी उन्हें लैंडिंग के कई ऑप्शंस बताते हैं, बट दिक्कत ये थी कि फ्यूल भी खत्म हो रहा था, और अब पायलट ने जो 800 किलोग्राम एक्स्ट्रा फ्यूल भरवाया था उसी से काम चल रहा था। ऐसे में दूर नहीं जाया जा सकता था, इसलिए कैप्टन रुस्तम ने नेवार्क एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया, जहां की क्लाउड सीलिंग 400 फीट थी, जो जरूरी 600 फीट से अभी भी 200 फीट कम थी। जब पायलट ने न्यूयॉर्क एटीसी को बताया कि हमारे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो चुके हैं, तो उन्होंने भी इस लैंडिंग को क्रिटिकल घोषित कर दिया और नेवार्क एयरपोर्ट के रनवे को लैंडिंग के लिए रेडी कर दिया, और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रनवे के पास बने टैक्सीवेज पर भेज दिया। अगले कुछ मिनटों में फ्लाइट 101 नेवार्क एयरपोर्ट पहुंच जाती है। फ्लाइट के पायलट 14 घंटे से सोए नहीं थे, साथ ही एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट फेलियर से वो घबरा गए थे। ऐसे में वो कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइट में सवार 357 यात्रियों की जान सिर्फ उन्हीं के अगले कदम पर निर्भर थी। खैर, जब प्लेन रनवे के पास पहुंचता है तब वो 1000 फीट की ऊंचाई पर था, जो जरूरी ऊंचाई से काफी ज्यादा थी, लेकिन जहाज में गो अराउंड करने जितना भी फ्यूल नहीं था, इसलिए कैप्टन रुस्तम तुरंत एक्शन लेते हुए प्लेन को आगे की तरफ झुका देते हैं, जिससे इसका एल्टीट्यूड कम होता है, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। करीब 400 फीट की ऊंचाई पर प्लेन क्लाउड सीलिंग को पार कर लेता है, यानी बादलों से बाहर निकल जाता है, और कैप्टन रुस्तम रनवे की पहली झलक देखते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि प्लेन ज्यादा ऊपर और राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए वो मैनुअली ही प्लेन को नीचे झुकाते हुए लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे फ्लाइट रनवे की सेंट्रल लाइन से अलाइन हो जाती है। लेकिन अब भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसे धीरे धीरे कम करते हुए पायलट प्लेन को रनवे के और करीब ले जाते हैं, और आखिरकार यह प्लेन रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग करता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 की लैंडिंग के सिर्फ 10 मिनट बाद ही नेवार्क एयरपोर्ट तूफान की चपेट में आ जाता है। ऐसे में अगर पायलट ने गो अराउंड करने का डिसीजन लिया होता तो शायद इस प्लेन के क्रैश होने से कोई नहीं बच सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और पायलट्स की सूझबूझ से इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिससे 357 लोग की जान बच गई। तो दोस्तों, आपको ये एयर स्टोरी कैसी लगी, और अगला वीडियो आप कौन से एयर इंसिडेंट पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और ऐसी ही दिल दहला देने वाली केस स्टडीज के लिए एयर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।